ये है यूनिट 1 जिसको हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 में पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इसके अंदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, यूज क्या रहता है मिनरल का, ये 1.1 में पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद 1.2 में क्या पढ़ेंगे हम, जियोग्राफिक लोकेशंस कहाँ हैं, कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में क्या काम किया उस मिनरल ने, ये हम 1.2 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 में हम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज क्या रहती है जो मिनरल्स को संभालती है, ये सब निकालने में देखभाल करती है, माइंस को देखती है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज है। फिर हम 1.4 में पढ़ेंगे मेजर ऑटोनोमस इंडस्ट्रीज टाइप का कुछ रहता है इसमें, जिसके अंदर हम डीजीएमएस, सीएमआरआई, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल अदा करती है ये सब इसके अंदर। फिर 1.5 में हम पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन माइनिंग ऑपरेशंस एंड माइंस। माइनिंग ऑपरेशन जब हम करते हैं, बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे तुमको ओपन कास्ट ही नहीं पता, अंडरग्राउंड ही नहीं पता, तो तुम माइन ऑपरेशन कैसे करोगे आगे जाकर के, ये सब हम पढ़ेंगे। कॉलेज में इसको 15 घंटा देने को बोला गया है और इसके मार्क्स आएंगे 20 मार्क की है फॉर यूनिट 1। इसको इंट्रोडक्शन टू माइनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। जैसे कार्बन है, कार्बन से जितना भी चीज बनी हुई है वो सब ऑर्गेनिक मैटर में आता है। कई साल पहले कई सारी चीजें बनी होंगी कार्बन से, जैसे पेड़ पौधे होंगे या तो फिर कोई चीज होंगी, वो चीजें रहती है ऑर्गेनिक मैटर। अब वो हो गई क्या, सड़ गल गई, सड़ गल गई तो उस चीज से हमारे क्या बने, मिनरल्स बने। मिनरल जो है प्रेजेंट रहते हैं रॉक्स के अंदर या फिर ओर के अंदर भी मिनरल्स रहता है कई बार। कंडीशंस क्या रहनी चाहिए, नेचुरल रहने चाहिए हमेशा, मिनरल्स नेचुरल अकरेंस रहनी चाहिए इनकी। फिर आता है इनका फिक्स केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। तो फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। मिनरल्स को पहले तो मेटेलिक में क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, फिर आते हैं एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मतलब मेटल वाले, जिसके अंदर मेटल शब्द आ गया तो वो हो गया मेटेलिक। जैसे हो गया हमारा आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मेटेलिक मेटल जैसे काम करते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स। फिर आते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में जैसे हम नमक हो गया, पोटेशियम हो गया, माइका हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन को चूना पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, जिससे हम वो बनाते हैं ताजमहल जैसे बना है। ये हो गए नॉन मेटेलिक। और एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स को हम ज्यादा पढ़ेंगे इस पूरे सेमिस्टर 1 में। एनर्जी मिनरल्स में जैसे कोल आ गया, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है कोल। फिर पेट्रोलियम आ गया, तुम गाड़ी किससे चला रहे हो, पेट्रोल से ही तो चल रही है। फिर नेचुरल गैसेस आ गई। नेचुरल गैसेस मतलब सीएनजी पढ़े हो ना, सीएनजी, वो नेचुरल गैसेस में आ जाता है। सीएनजी हो गया या तो फिर गोबर गैस हो गई, वो नेचुरल गैस में आती है। यहाँ देखने वाले हम कुछ मेजर मिनरल जो कि और फॉर्म में यहाँ दिए गए हैं। ये इसको देख के बता सकते हो क्या है ये है कोल, इसको हम प्यार से कोयला बोलते हैं। फिर इसके बाद ये क्या है, आयरन का ओर है, ऐसा दिखता है आयरन। फिर ये चमकीला चमकीला क्या दिखा है, इसको तो कई जगह देखे होंगे, इसे माइका बोलता है। इसको तो देख के हर कोई पहचान जाएगा कि ये गोल्ड है, इसको नहीं पहचान सकता कोई। ये है कॉपर, हाई ग्रेड का कॉपर है। हाई ग्रेड मतलब टॉप क्वालिटी का कॉपर है ये, ऐसा इसलिए दिख रहा है। फिर ये जो नुकीला नुकीला दिख रहा है ये है मैग्नीज। मैग्नीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है मैग्नीज का, मैग्नीज। फिर ये आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना, हिंदी में ही लिख देता है इसको चूना, और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ लाइम स्टोन। फिर ये जो दिख रहा है ये है बॉक्साइट। इतने मिनरल मैंने यहाँ दिखाया हूँ, बाकी और भी कई सारे मिनरल्स हैं, उसको देख लेना। अब हम शुरुआत में पढ़ेंगे क्या, कोल। कोल मतलब कोयला।
कोयला ही तो मेन है, इसको हम पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर। इसको जो है मेन कैरेक्टराइज किस पे करता है इसके अंदर में, जो कार्बन का कंटेंट है, कार्बन कंटेंट, कार्बन मतलब इसके अंदर कितना है, उसके बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज करते हैं, कैरेक्टराइज। कोयले को जो चलाने वाली मेन कंपनी है इंडिया में, जिसके अंदर कोयले को निकाला जाता है, वो है कौन सी, हमारी कोल इंडिया, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, CIL, कोल इंडिया। और आगे आता है, लिख देता हूँ ना, कोल इंडिया लिमिटेड। यही सब कोयले की खदानों को दिखाती है, मेन है, सबसे बड़ी भी है। फिर ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री है अपना, ये मेन अपना कोयला है, जिसकी डायग्राम यहाँ तुमको दिख रहा है। कोयले के भी कई सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, और पीट हो गया। एंथ्रासाइट जो कोयले का टाइप है, इसके अंदर 85% जो है वो रहता है कोयला। 85 या 85 से ज्यादा, या ज्यादा। ये बिटुमिनस कोला है। बिटुमिनस बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में पाया जाता है। इसके अंदर 55 से लेकर के 55 से 65 इतने परसेंट कोयला रहता है इसके अंदर। फिर आगे लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल जो रहता है वो 40 से 55 तक रहता है। 55% तक जो कोयला जिस चीज में रहता है, अंडरग्राउंड से जो मिलता है या ओपन कास्ट से जो मिलता है, वो लिग्नाइट रहता है। इसमें ये जो लिग्नाइट कोल है, इसके अंदर क्या रहती है, नमी, नमी ज्यादा रहती है। बिटुमिनस के बाद में ना एक और आता है सब ब्यूटुमिनस करके, बिट्यूमिनस। इसलिए यहाँ पे जो है 85 से डायरेक्ट 55 है, क्योंकि यहाँ कहीं बीच बीच में सब ब्यूटुमिनस आ जाता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कवर अप कर देता है। ठीक है। अब सबसे आखिरी में आता है पीट। पीट तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जो नॉर्मली हम लोग अभी देखते हैं, जैसे सब्जी भाजी का वेस्ट हो गया, या ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। ये पीट है। इस पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पीट के अंदर 40% से कम कोयल रहता है। इसके अंदर 40% से कम कार्बन रहता है। कोयला भी तो कार्बन से ही बनता है। एंट्रासाइड में कितना रहता है, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। 85% से ज्यादा पे एंट्रासाइड रहता है। बिटुमिनस जो है 55 से 65% पे रहता है। इंडिया में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। इंडिया में यही पाया जाता है मेजरली। रहता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में रहता है 40 से 55 तक, 55% पर। ये नमी ज्यादा रहता है इसमें, पानी अच्छे होंगे तो गीला गीला लगेगा थोड़ा। फिर 40 से कम जो रहता है कार्बन जिसके अंदर, वो रहता है पीट। कोयले का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे स्टील की, सीमेंट की, सीमेंट बनाने में, ये सब में इंडस्ट्रीज में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। कोल को फ्यूल की तरह भी तो लिया जाता है, कई जगह पे फ्यूल की तरह लेते हैं ना। जैसे तुम ट्रेन का देख लिए, ट्रेन में फ्यूल की तरह कोयले को लेते हैं। डोमेस्टिक यूज में कोल को लिया जाता है। अभी तो बहुत कम कर दिया डोमेस्टिक में, अभी गैस वैस ज्यादा आ गई है तो डोमेस्टिक में कम कर दी, नहीं तो पहले कोयले से ही आग जलाते थे। कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल क्या होता है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल, चलिए शुरू करते हैं। नॉन कोकिंग कोल क्या होता है पहले ये बताता हूँ। ये कोकिंग कोल एक ऐसा रहता है जिसके अंदर कार्बन जो है वो ज्यादा रहता है, और जो मॉइस्चर रहती है, मॉइस्चर मतलब पानी टाइप का जो रहता है, वो कम रहती है। अब नॉन कुकिंग का देखना है तो नॉन कुकिंग में ऐश की मात्रा
ज्यादा होती है इसके अंदर। मतलब जो कोयला जल जाता है उसके बाद राख बचती है ना, उसको ऐश बोलते हैं। वो इसके अंदर ज्यादा रहती है नॉन कुकिंग कोल के अंदर। कुकिंग कोल का जो मेन यूज है, इसको कहाँ करा जाता है? स्टील प्लांट्स में इसको यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि ऐश कम प्रोड्यूस करता है ना। सिंपल सी बात है, कुकिंग है, कार्बन ज्यादा है, मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर ज्यादा रहती है तो ऐश भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। मॉइस्चर कम रहेगा तो ऐश कम होंगी। स्टील प्लांट्स में इसी कुकिंग कोल का यूज करते हैं। फिर इसका मेन यूज क्या कर सकते हैं हम नॉन कुकिंग का? नॉन कुकिंग का हम कर सकते हैं पावर में, पावर प्लांट में, पावर जहाँ बनती है इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी पावर। फिर इसको ग्रिड्स के तौर पे करते हैं कैटेगराइज। इसके बाद ग्रेड जैसे कि G1 से लेकर के G1 टू G70, इसके बेसिस पे इसको हम नॉन कुकिंग को कैरेक्टराइज करते हैं कि G1 में कौन सा ग्रेड का कोल आता है, G2 में कौन सा आएगा। G1 सबसे हाई का रहता है और G17 सबसे लो ग्रेड का कोल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। कोल फॉर्मेशन को लेकर के दो थ्योरी है, एक है ड्रिफ्ट और एक है इन सिटू। तो ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है? जैसे कि पेड़ थे कई सारे पहले, डायग्राम बना के नहीं लाया मैंने, अरे डायग्राम पे हंसना मत। जैसे पेड़ है कई सारे और ये है हमारा पानी, या तो फिर नदी। पेड़ जो है, कई बार ऐसा पहले के टाइम पे तूफान ज्यादा आते थे, तूफान या फिर कोई भी चीज आती थी, तो ये जो ट्री है ये बहते 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 बहते, डायग्राम यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, यहाँ कहाँ आ जाती थी? नदी के अंदर आ जाते थे, रिवर के अंदर आ जाते थे। तो फिर अब पेड़ आ रहे हैं तो उसके ऊपर सॉइल भी आती थी, फिर और पेड़ आ जाते थे ऐसे, फिर और सॉइल आ जाती थी। तो ये जो नीचे के पेड़ है इनमें प्रेशर लगता था, जिसको तुम लोग क्या हिंदी में बोलते हो, दाब बोलते हो, दाब। ये ऐसे पेड़ में दाब ज्यादा लगता था, धीरे धीरे धंसते थे, तो ये धीरे धीरे जो धंसने वाला काम था, इससे बन गया हमारा क्या? कोयला बन गया, धीरे धीरे धंस करके मॉइस्चर से। मॉइस्चर मतलब गर्मी भी मिल रही होंगी इनको, गर्मी, गर्मी, इस कारण से इसका क्या बन गया हमारा? कोयला बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ी सी इसके बारे में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तुम तो हिंदी में समझ गए, हिंदी वाली लिख लेना अपने हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, इन एंशियंट टाइम द कोल इज कन्वर्टेड, द कोल इज कन्वर्टेड मतलब जो कोयला है कन्वर्ट हुआ प्लांट से, प्लांट्स मतलब पेड़ से, ये तो पौधे हैं, और पेड़ से शुरुआत से ही नहीं, नॉट बाय बिगिनिंग। ये जो है ये इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इनका हुआ, जो ये पौधे हैं, मतलब ये जो ट्रीज हैं, ये पानी के बहाव के कारण मतलब ड्रिफ्टेड बाय वाटर, लेक्स में जाकर के, लेक्स में जाकर के ये जो है बरीड हो गए। बरीड मतलब ये हो गए धस गए या फिर दफन हो गए, और फिर बाद में लेटर ट्रांसफॉर्म हो गए कोल में, ट्रांसफॉर्म इनटू कोल में। समझ गए हो ना ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है? फिर आती है इंसिट्यू थ्योरी। इंसिट्यू थ्योरी में कहा गया है, ये हमारे जैसे पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको फोटो में, ये पेड़ पौधे यहीं के यहीं धस गए, यहाँ पे कुछ भूकंप वूकंप आया होगा,
और यहीं के यहीं पेड़ पौधे धंस गए। धंस गए तो उसके ऊपर भी मिट्टी आई होंगी। मिट्टी आई है तो उसके ऊपर फिर से पेड़ उगे होंगे, फिर धंस गए। फिर मिट्टी आई होंगी, फिर धंस गए। फिर मिट्टी आई होंगी। प्रेशर भी बढ़ा। ये जैसे ग्राफ देख रहे हो उधर जा रहा है। हीट भी बढ़ी और टाइम भी बढ़ा। तो धीरे धीरे पीट था, इससे पीट का फॉर्म पीट हुआ। पीट का ऑर्गेनिक मैटर जो ऊपर बताया मैंने। फिर धीरे धीरे लिग्नाइट बना। फिर बिटोमिनस बना। फिर आखिरी में एंथ्रासाइट बन गया। बिटोमिनस में ही ज्यादातर हमको मिलता है वैसे कोल तो यहाँ पे। इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। कोल इज फ्रॉम प्लांट्स दैट ग्रीव एंड गॉट बरीड एट सेम प्लेस। तो ये दफन जब हो रहे थे तब इसके ऊपर प्रेशर भी पड़ा और दबाव बढ़ा, और क्या पड़ा इसके ऊपर, गर्मी पड़ी, जिस कारण से हमारे पीठ से एंथ्रासाइट में गए। एंथ्रासाइट धीरे धीरे गए। पीठ से तो पहले लिग्नाइट में जाएंगे, फिर लिग्नाइट से विटामिनस में गए और फिर एंथ्रासाइट में गए। इस हिंदी वाले थोड़ा मैनेज कर लेना। मैंने तो ऐसे हिंदी में ही समझाया हूँ पूरा, तो हिंदी वाले अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको। इसके बाद आगे क्या आने वाला है। कोल रिजर्वेशन रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मैप देख लो, इसके अंदर सब दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है। ये बिटुमिनस कोल कहाँ पाया जाता है बताया ना। बिटुमिनस बहुत सारी जगह है। ये बिटुमिनस हो गया, जैसे जैसे ये हो गया बिटुमिनस, ये हो गया। लिग्नाइट कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके अंदर दिया है। एंथ्रासाइट तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वाले एरियाज में ही दिखता है ज्यादातर। एंथ्रासाइट मतलब हाई ग्रेड का कोल है जो, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगा। बाकी लिग्नाइट जो है राजस्थान में दिख रहा है और गुजरात में दिख रहा है। लिग्नाइट कोल तमिलनाडु में भी दिख रहा है थोड़ा सा। ज्यादातर मेजरली बिटुमिनस है। कुछ लोकेशंस बता दे रहा हूँ जहाँ कोल के बारे में आप याद कर सकते हो। जैसे झारखंड हो गया। झारखंड में कहाँ बहुत बड़ी माइंस है, झरिया। धनबाद में, धनबाद में मेजर ऑफिस भी है। फिर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में क्या हो गई हमारी माइंस, कोरबा हो गई। झरिया में सबसे ज्यादा कोल है। और यहाँ लिख भी देता हूँ, सबसे ज्यादा कोल यहाँ पाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ हो गया जहाँ कोरबा कोल माइंस है। वेस्ट बंगाल हो गया रानीगंज। रानीगंज मिशन रानीगंज मूवी देखा है किसी ने? देखा होगा तो कमेंट करके बताना। ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी कोल माइंस है। मिशन रानीगंज। रानीगंज के नाम से याद रखना। सबसे पुरानी कोल माइंस है। फिर इन जम्मू एंड कश्मीर एक काला कोट नाम से एक जगह है, वहाँ एंथ्रासाइट पाया जाता है। एंथ्रासाइट जो है बेस्ट क्वालिटी का कोल है। कोयले के बाद आता है हमारा आयरन। आयरन मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? लोहा। लोहे के बारे में तो सब जानते हैं क्या होता है लोहा। मेटेलिक मिनरल है गया ये, ध्यान लिखना पड़ेगा। आयरन के टाइप्स क्या है? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लेमिनाइट है और सिडराइट है। मैग्नेटाइट में जो है ये 72% रहता है। क्या हमारा आयरन, ये थोड़ा काला रंग का रहता है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। यहाँ भी लिख देता हूँ बेस्ट। फिर आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में रहता है 60% से 70% तक का। ये रहता है लाल, लाल रंग का। भारत में यही मोस्ट पाया जाता है। यहाँ लिख दिया इंडिया। फिर आता है लिमिनाइट। लिमिनाइट में रहता है 40% से 60% का। इसका रंग क्या रहता है हमेशा? दिखाएगा भी नहीं सीधा, पीला। फिर क्या आता है सिडराइट। सिडराइट में 40% से जो कम आयरन रहता है उसको बोलते हैं सिडेराइट आयरन। इसके अंदर इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां बहुत रहती हैं।
ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर मैग्नेटाइट ये है, हेमेटाइट ये है, सिदराइट ये है और लाइमेनाइट ये है। आयरन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? स्टील के अंदर करते हैं, स्टील में आयरन का बहुत यूज है, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, मशीनरी में तो आयरन का यूज होता है, मशीन तो आयरन के बिना बनती च नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी आयरन का बहुत यूज है। फिर ये कंपनी जो है, सेल, सेल ही जो है, जो आयरन और मेटेलिक मिनरल्स है, मेटेलिक मतलब पूरे मेटेलिक नहीं, मेजर जो स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आयरन मिनरल है, उसको सेल कंपनी देखती है। ये कौन से किसकी कंपनी है? ये भी गवर्नमेंट की है ये। अब ये तुमको दिख रहा है किसका? भारत का नक्शा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मेजर आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ मेजर आयरन के डिपॉजिट है, इसमें देख सकते हो। जैसे गोवा एंड रेडी लिखा है, फिर क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उड़ीसा सेक्टर में भी आयरन का डिपॉजिट है। यहाँ नाम लिखा हूँ किसी किसी के मैंने। उड़ीसा, उड़ीसा में मयूरभंज करके एक जगह है, अजीब सी जगह लग रही नाम में। मयूरभंज करके जगह है, यहाँ आयरन का डिपॉजिट है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? हमारा भिलाधिया नाम से कोई जगह है, वहाँ आयरन का डिपॉजिट है। फिर आता है कर्नाटका, बलेरी, बलेरी, यहाँ पे आयरन का डिपॉजिट है। गोवा में ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है आयरन, ट्रांसपोर्ट करते हैं गोवा से। गोवा से मतलब कहीं भी हमको अगर बाहर देश में भेजना है तो हम गोवा से भेज सकते हैं ना, ये यहाँ पे पड़ जाता है गोवा आराम से। और ईटीसी भी लिखना था कि कई सारी जगह और आयरन पाया जाता है, मैंने लिखा नहीं। इसी के साथ आयरन का भी खत्म कर दिए। अब आती है मैग्नीज। मैग्नीज तो हर जगह काम आता है, मोस्टली मैग्नीज जो है ये आयरन के साथ पाया जाता है, कई बार नहीं भी पाया जाता और कई बार पाया भी जाता है। इसका उपयोग हर जगह रहता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ कुछ भी। ये दिखता है किसकी तरह? हमारे लोहे की तरह दिखता है, और थोड़ा इसकी वाइट चमक रहती है, वाइट थोड़ा सा शाइन करता है इसके अंदर। मजबूत रहता है मैग्नीज। और मैग्नीज जो है, मेन इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, रस्ट, रस्ट से बचाव करता है मैग्नीज। ये जो देख रहे हैं मैग्नीज का ओर है। मैग्नीज को जो मेजर गवर्नमेंट संभालती है उसका नाम है मॉइल। मॉइल का नाम फुल नेम क्या हो जाएगा? मैग्नीज और, पता नहीं मॉइल का पूरा नाम क्या है। मैग्नीज और इंडियन लिमिटेड, ऐसा ही कुछ नाम है मैग्नीज ऑयल का, याद कर लेना। फिर मैग्नीज का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? स्टील के अंदर किया जाता है, एलॉय के अंदर किया जाता है। मैग्नीज का यूज स्टील बनाने में, स्टील के अंदर यूज होता है। एलॉय के अंदर यूज होता है किसी भी चीज के, जैसे ब्रास वास कुछ बनाते हैं ना हम लोग, उसमें यूज होता है। बैटरीज में यूज होता है, जो घर में हमारी बैटरीज लगी रहती है ना, उसके अंदर मैग्नीज का यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री में भी मैग्नीज का यूज होता है। फिर ये आता है मैप। मैप जो है इसके अंदर मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मेजर एरियाज में। ज्यादातर तो यहाँ पाया जाता है मैग्नीज। मेजर माइनिंग इंडस्ट्री जो है मैग्नीज की, वो जो मैं सर्कल बनाया था वहीं पाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ जहाँ मैग्नीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट नाम की जो जगह है, वहाँ लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मैग्नीज माइंस ऑफ इंडिया जो है, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। फिर महाराष्ट्र के कुछ एरिया में पाया जाता है, जैसे नागपुर हो गया और भंडारा हो गया, यहाँ मैग्नीज पाते हैं। फिर उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में सुंदरगढ़ और क्योन झार, क्योन झार, ऐसी जगहों में मैंगनीज को पाया जाता है। यहाँ पे टीसी और लिख देता हूँ कि और भी बहुत सारी जगह तुमने मैप में देख ही रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। कॉपर। कॉपर, कॉपर क्या होता है? कॉपर एक गुड गुड कंडक्टर है।
इलेक्ट्रिसिटी का। फिर ये डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब तार अच्छे से बन जाते हैं इसके आराम से। लिख देता हूँ ना तार करके। एंड मेलिएबल भी है कॉपर। मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या होता है? मेलिएबल होता है शीट लाइक। शीट में हम बना सकते हैं ना कॉपर को, पतली पतली शीट में। इसका प्रयोग हम एलॉय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। कई सारे एलॉय बनाते हैं ना हम, मिश्रण। दो या दो मेटल्स का मिश्रण जो रहता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। वो कॉपर से बन सकता है। कॉपर की जो मेजर गवर्नमेंट इंडस्ट्री है वो है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहाँ साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये यूज होती है। कॉपर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है। तार देखिए ना, जो तार बनते हैं ज्यादातर वायर्स रहते हैं वो कॉपर में, कॉपर के रहते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर रहता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। कंस्ट्रक्शन में कॉपर का काम बहुत आता है। होम अप्लायंसेस में कॉपर का काम आता है। बर्तनों में रहता है या फिर किचन वेयर में भी रहता है। कोयलिंग देखे हो ना पंखे की, कॉपर की रहती है। फिर ये पाया कहाँ कहाँ जा सकता है कॉपर हमारा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बालाघाट रीजन के अंदर में ही आता है मलाजखंड। मलाजखंड में सबसे लार्जेस्ट माइन है कॉपर की। ये इसको संभालती है HCL ही संभालती है। फिर आता है राजस्थान में झुंझुना करके एक एरिया है, वहां पे कॉपर पाया जाता है। फिर उसके बाद झारखंड में एक सिंगबम करके नाम है। सिंगबम नाम से एरिया है, वहां पे कॉपर पाया जाता है। मेजोरिटी ऑफ कॉपर जो है वो यहाँ से आता है, बालाघाट के पास में जो मलाजखंड की माइंस है। लार्जेस्ट है ना क्योंकि वो एक्चुअली कन्वर्ट कर रहा है उसको। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है इसको दिखने में थोड़ा सा क्ले टाइप दिखता है। फिर ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ ज्यादा बारिश होती है, रेनी एरियाज में ज्यादा पाते हैं इसको। के अंदर से ना एक चीज निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलुमिना बोलते हैं। और एलुमिना से ही बाद में एल्यूमिनियम निकलता है। ALUMINIUM। एलुमिना से ही बाद में एल्यूमिनियम बनता है। ये फोटो में जो देख रहे हो ये है बॉक्साइट। इसके यूज पढ़ लेते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्शन में यूज होता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट का उपयोग एयरप्लेन्स बनाने में होता है। इसके अंदर की जो चीजें हैं बॉक्साइट के अंदर की, वो एयरप्लेन्स में भी काम आती है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है बॉक्साइट हमारे। पैकेजिंग के अंदर काम आता है बॉक्साइट, क्योंकि इसके अंदर से एल्यूमिनियम निकल रहा है तो पैकेजिंग में भी काम आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है। उड़ीसा जो है भारत में 50% बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा से ही आता है। गुजरात में एक जामनगर नाम की जगह है, वहां से बॉक्साइट निकलता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी नाम की जगह है, वहां से बॉक्साइट निकलता है। जो इंडिया में बॉक्साइट माइंस है, मैंने वहाँ उसकी भी यहाँ पे फोटो दे चुका हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कंट्री बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, बॉक्साइट माइंस। ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये 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 बॉक्साइट की माइंस है जो जहां जहां पाई जाती है। हमारे इंडिया में कम ही दिखता है वैसे बॉक्साइट। फिर आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज रहती है जो हमारे माइंस को देखती हैं। पहले कौन सी इंडस्ट्री आती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंडस्ट्री मतलब सरकार के नेतृत्व में जो रहती है उसे हम गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बोल देंगे। जैसे मॉइल, पीछे बताया था मैंने, मैग्नीजोर लिमिटेड करके है मॉइल, जो किसको? मैग्नीज को देखता है। फिर आ गया HCL। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर, कॉपर लिखा है तो मतलब कॉपर को देखता है HCL। फिर आ गया NMDC, आ गया नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC। ये दिख रही फोटो। ये सुनिश्चित करता है कि क्या कौन सा काम करेगा मिनरल के डेवलपमेंट में, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पे ऑपरेशन करना चाहिए, ये सब। जियोलॉजिकल सर्वे का भी ऐसे ही कुछ काम रहता है, इनका भी थोड़ा सा उसी टाइम में
काम रहता है मिनरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर आता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील से ही समझ आ रहा है, आयरन में काम आता है। आयरन वाली कंपनी जो है सेल ही। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जो मेजर कोल है, इसकी सब ब्रांचेस भी बहुत सारी है कोल इंडिया लिमिटेड के। जैसे हो गई हमारी SECL। फिर आ गया हमारा क्या, CIL की और ब्रांचेस जैसे देख सकते हैं, SECL हो गई। और भी ETC में बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, जिसके बारे में पढ़ोगे आप आगे। और कई सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज रहती है। मेन मेन तो इतनी को याद रख लो, ये इतनी पूछेगा। फिर आती है सेमी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बाद में जो एक और इंडस्ट्री आती है, जिसको आधी गवर्नमेंट बोलते हैं और आधी प्राइवेट बोलते हैं, वो रहती है सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज का मेरे को ज़्यादा मिला नहीं। इसके अंदर मेरे को मिला जॉइंट वेंचर्स, मतलब मॉइल एंड HCL मिलकर के साथ में काम करती है, इसको सेमी गवर्नमेंट बोले। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट भी कई सारे काम करवाती है, उसको सेमी गवर्नमेंट के अंदर आती है वो। गवर्नमेंट तो मेन हो गई, और सेमी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के अंदर में आधी प्राइवेट है और आधी गवर्नमेंट है, उसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर आता है ऑटोनॉमस इंडस्ट्रीज, मतलब जो खुद से चल रही है। गवर्नमेंट जो है इन इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पर इनका कंट्रोल खुद ही पे है, सरकार के कंट्रोल में है ये इंडस्ट्रीज, पर सरकार इसको ज्यादा चलाती नहीं है। सरकारी कंट्रोल में है पर सरकार भी इसको चलाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर, तुम समझ जाना। ऑटोनॉमस मतलब खुद से काम करती है इंडस्ट्री, सरकार के कंट्रोल में भी है। इसके अंदर आ गया IBM, आ गया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस करके। ये देखता है काम कंजर्वेशन से रिलेटेड के, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं मिनरल्स का। IBM का ये काम रहता है, कंजर्वेशन देखिए मिनरल्स कैसे बचाव कर सकते हैं हम, बचाना। लिख देता हूँ कंजर्वेशन। फिर आता है DGMS। DGMS तो मेन है, DGMS के बिना माइंस खोली नहीं जा सकती, माइंस को बंद नहीं कर सकते DGMS के बिना। माइंस में कोई एक्सीडेंट होता है तो DGMS ही आता है पहले, जिसको हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी बोलते हैं। सेफ्टी से याद रख लेना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है DGMS सबको। फिर GSI हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसा का नाम सजेस्ट कर रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब ये सर्वे कंडक्ट कराता है कि माइंस कहाँ खोली जा सकती है, कहाँ नहीं खोली जा सकती, कितने डेप्थ में माइंस रहेंगी। ये सब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कराता है। ये जो फोटो दिख रही है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की है, IBM की फोटो है। क्वालिटी थोड़ी लो दिख रही होंगी वैसे इस फोटो की, मेरे को भी लो क्वालिटी में ही मिली है। फिर आती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट इंडस्ट्री को जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जिसको पर्टिकुलर ग्रुप चलाता है, तो हो गई प्राइवेट में अडानी हो गया, वेदांता हो गया, टाटा हो गई, जिंदल हो गई, और एक फेरो नाम से रहती है। ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। फेरो का जो है, इसको बता दूं, ये एलॉय प्लांट्स में ज्यादा है। टाटा स्टील जो है ये, इसका मेजोरिटी कहाँ पे है, झारखंड में है टाटा स्टील, एंड उड़ीसा में ज्यादा है टाटा स्टील का। वेदांता जो है इसके शेयर्स किस में है हमारे, कॉपर में है एंड एल्यूमिनियम में है। स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने गलत लिखा शायद, मिनी या। अडानी के शेयर किसमें, कॉपर में है। कॉपर नहीं, कोल में है अडानी के शेयर। नीचे करते हैं, एजेंसीज का रोल क्या है हमारे माइनिंग में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये गवर्नमेंट एजेंसी है। खनन मंत्रालय भारत सरकार की एक मंत्रालय है, मंत्रालय भारत में
खानों से संबंधित कानूनों के निर्माण एवं प्रशासन के लिए प्राथमिक निकाय रूप से कार्य करता है। जो हमारे, जैसे अभी तुमने सुने होंगे लेबर एक्ट आया था बीच में, या तो फिर 1951 के एक्ट आए थे, वो सब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही पास करती है। जो मेन है वो पास यही करती है, बनाती भी यही है और पास भी यही करती है। मंत्रालय के प्रमुख जी किशन रेड्डी हैं, जो जून 2024 से सेवारत हैं। तो 2024 से इसकी जो मेन हेड है वो जी किशन रेड्डी नाम से जो इंसान है वो है। वो जून 2024 से है, इतना ज्यादा डीप से आता नहीं है आरजीबी के अंदर। पूछ लेगा कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस क्या है। फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पहले भी बताया मैंने, इसका स्थापना 1948 में की गई। खान ब्यूरो, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय खान ब्यूरो, खान विभाग, खान मंत्रालय के तहत एक बहु विषयीय सरकारी संगठन है। यह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज और लघु खनिजों की छोड़कर संरक्षण, खनिजों संसाधनों एवं वैज्ञानिक विकास तथा खानों में पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो स्थापना थी वो तो पहले तो मैं बता दूं कि 1948 में हुआ है। फिर ये जो है आईबीएम, ये एक सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट है। ये कोयले को, पेट्रोल को और जो नेचुरल गैस है और आणविक खनिज और लघु खनिज को छोड़ करके जो संरक्षण है खनिजों का मतलब बचाव, खनिजों संसाधनों के वैज्ञानिक विकास मतलब साइंटिफिक, हम जो एनरोलमेंट करते हैं ना, हम बढ़ाते हैं, और खानों की सुरक्षा और पर्यावरण, मतलब कई जगह ऐसे रहते हैं ना कि अपन ओपन कास्ट में माइंस खोद रहे हैं और बाजू में कचरा बहुत सारा हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है तो वहीं डल रहा है, ये सब सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है, हमारा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस करती है। फिर आ गई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये प्लान करता है, प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशंस को ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोग्राम्स इन कंट्री। बहुत सारी माइंस बन रही है, तो माइंस बन रही तो फॉरेस्ट का क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए कवर अप, वो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो करती है। नाम से ही पता चल जा रहा है इसमें तो क्या हो रहा है करके। फिर आ गई डीजीएमएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इसका मेन ऑफिस है धनबाद में। बहुत सारे ऑफिस और भी है इसके, पर मेन धनबाद में ही है। इसका मुख्य कार्य क्या है, भारत खनन उद्योग, कोयला, धातु और तेल खदानों में कार्यरत व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। जो कोयला, धातु या तेल खदान रहती है, खदान मतलब माइंस रहती है, उसमें जो कार्यरत व्यक्ति मतलब जो काम कर रहे हैं लोग बाग, उनकी व्यवस्थित सुरक्षा, उनकी सुरक्षा देखेगा, उनका स्वास्थ्य के बारे में पता करेगा, उनकी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लॉज, लेबर्स लॉज बनाएगा या फिर पास करेगा। सेफ्टी से ही समझ आ रहा है, सेफ्टी के ऊपर तो मेन ध्यान है इसका। सेफ्टी से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले डीजीएमएस ही जाता है इंस्पेक्शन के लिए। फिर आता है CMRI, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम ही सजेस्ट कर दे रहा है हमारा, रिसर्च। रिसर्च मतलब इसका काम क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है डेवलपमेंट लाना, टेक्नोलॉजीज की, ग्राउंड कंट्रोल सेफ्टी भी लाना और प्रिडिक्शन करना। इसका भी ऑफिस जो है धनबाद के अंदर है। इसका एक और वर्क बताता हूँ, जैसे तुम अंडरग्राउंड जाते हो तो कई सारे तुम अलग अलग टाइप के वो देखोगे, डिवाइस देखोगे। वो डिवाइस को भी जो है उसको CMRI करता है अप्रूव। ये भी अप्रूव करता है वो डिवाइस को, और ये भी अप्रूव करता है जब जाकर के वो काम में लिया जाता है। CMRI सुनिश्चित करता है, जैसे अंडरग्राउंड माइंस में तुम देखते हो कई जगह
अंडरग्राउंड माइंस में पहले तो हवा की बहुत दिक्कत रहती है। हवा की दिक्कत रहती तो अपन नॉर्मल मशीन लेकर जाएंगे, जैसे अपन जेसीबी घुसा दिए तो जेसीबी तो बहुत वो करता है ना, धुआं फैलाता है और पेट्रोल वेट्रोल भी ज्यादा लेता है। वहां तो अंडरग्राउंड में तो कम ही है। तो वहाँ अलग तरीके की वो चलती मशीनें, उन मशीनों का निर्माण, देख रेख और मशीन से रिलेटेड जो रिसर्च है वो करती है हमारी CMRI। फिर आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत की प्रमुख भूविज्ञान एजेंसी है, जिसकी स्थापना हमने कब हुई थी? 1950 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खान मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। यह राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डाटा तैयार करने, खनिज संसाधनों के आंकलन करने और पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं का अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार है। ये इन्वेस्टिगेशन करती है कि कहाँ पे कौन सी माइंस को हम मिल सकती है, मेटेलिक माइंस कहाँ रहती है, नॉन मेटेलिक कहाँ पाई जा सकती है और कितने डेप्थ में रहती है, कितने डेप्थ से निकाला जा सकता है, कौन सी मेथड लगाई सकती है। ये सब काम कौन करता है? डाटा तैयार करना बेसिकली। माइंस खोलने से पहले माइंस खोली जाएंगी तो कैसे खोली जाएंगी, ये सब काम इसका रहता है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे से ही तुम याद रख सकते हो कि ये सर्वे करवाती है, कंडक्ट कराती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी माइंस कहाँ खुल सकती है, कौन सी जगह पे कौन सी माइंस आ सकती है। ये सब कंडक्शन यही कराती है। अब आगे आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम माइंस के अंदर में इस्तेमाल करते हैं डेली टर्म्स है। माइंस पहले तो क्या होता है? एक खुदाई करने की जगह रहती है जिसका उपयोग हम खनिज या अन्य भूवैज्ञानिक पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है। माइन से खुदाई करने की जगह है जहां हम खुदाई करते हैं। और माइंस का उपयोग हम किस लिए करते हैं? खनिज, खनिज मतलब क्या हम इंग्लिश में बोलते थे? मिनरल। या किसी अन्य भूवैज्ञानिक पदार्थ। भूवैज्ञानिक पदार्थ मतलब मिनरल्स टाइप का ही कुछ और अंदर से जो निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने वाली जो जगह है उसको हम बोलते हैं माइंस। और माइंस जैसे ये दिख रही है तुमको, क्वालिटी लो है, ये ओपन कास्ट है, ये बने हुए हैं पूरा। ये स्पाइरल एंट्री टाइप रहती है इसकी। ये फोटो में स्पाइरल एंट्री है, तुमको ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। फिर आती है माइनिंग। माइनिंग एक टर्म है, प्रोसेस है, ये एक प्रतिक्रिया है, मतलब प्रोसेस है जिसमें हम जो है अर्थ से मिनरल्स को निकालते हैं। पृथ्वी के गर्भ से, भूगर्भ या फिर सरफेस से हम खनिजों का निकाला जाता है। उस प्रतिक्रिया को हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग दो प्रकार से की जा सकती है। माइनिंग की पहला प्रकार है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी है अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट से ही समझ आ रहा है, मतलब खुली खदान। और अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है? भूमिगत खदान। यहाँ लिख देता हूँ, भूमिगत। और इसका क्या रहता है? हाँ, खुली। तुम ही लोग लिख लेना इसको, बता तो दिया हूँ मैंने। ओपन कास्ट खुली खदान और अंडरग्राउंड भूमिगत खदान बोलते हैं। फिर आगे क्या है? और क्या है? मेन और वह एक, यह वह रॉक है जिसमें मिनरल पाया जाता है। और एक तरीके का रॉक रहता है, पत्थर रहता है जिसके अंदर हम खनिज मिलता है, उसको और कहते हैं। फिर ग्रेड क्या रहता है? ग्रेड ग्रेड जब इसे बोल रहा हूँ मैं, कोल का ये ग्रेड है वो ग्रेड है। ये खनिजों की शुद्धता रहती है, मतलब कोयला जो है वो हमको मिल रहा है वो कितना शुद्ध है, उसको हम ग्रेड्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। नॉन कुकिंग कोल मैंने बताया था ना, जो थर्मल प्लांट्स में यूज होता है बेसिकली, उसके बारे में, ग्रेड्स के बारे में यहाँ मैंने फोटो चिपका दिए हैं, उनके जीवन में कौन सा रहता है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। जीवीसी रेंज क्या होती है, जीवीसी जीसीवी रेंज क्या होती है, जीसीवी रेंज की कैलोरी क्या होता है, केजी क्या होता है।
यहाँ प्राइस दिया हुआ है, वो लोग इतने ग्रेड का खोल के प्राइस इतने रहते हैं करके। फिर आता है ओवरबर्डन। ये खराब या फालतू मिट्टी रहती है जिसे हम माइनिंग के दौरान निकालते हैं। वेस्ट रहता है, जैसे तुमको अगर ओपन कास्ट ही कर रहे हो काम, तुमको निकालना है अपना मेन मिनरल निकालने से पहले जो मिट्टी जितनी भी फालतू रहती है उसको हम ओवरबर्डन बोलते हैं, वो फालतू की रहती है तो उसको ओवरबर्डन में लेते हैं। फिर आता है ग्वेंज। ये यस के साथ मिली हुई अशुद्धि, शक के साथ मिली हुई, मतलब मिनरल है, मिनरल या तो फिर जो भी हमारा वो है आयरन है, उसके साथ मिली हुई जो इम्प्योरिटी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेज बोलते हैं। एस तक समझते हो ना, एस तक। और को ही हिंदी में एस तक बोलते हैं। और के साथ मिली हुई अशुद्धता, इम्प्योरिटी को हम यूएनजी बोलते हैं। इसको तो मैं को भी मैं प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है। फिर आती है शाफ्ट। शाफ्ट एक अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता रहता है, वर्टिकल रास्ता रहता है ऐसा। मैं तो ऐसा रफ डायग्राम बता रहा हूँ तुमको, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ माइंस सेकंड यूनिट में। ये ऐसा रास्ता टाइप रहता है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, उसको शाफ्ट सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत काम की चीज है। वेंटिलेशन मतलब जो हवा का प्रवाह हो रहा है खानों के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस में जा रहे हो, वहां थोड़ी कोई हवा होंगी, और उसके लिए हमको एक फैन लगाते हैं, वेंटिलेटेड वेंटिलेशन फैन। उससे हवा अंदर जाती है और बाहर भी उसी से आती है, तो उसे बोलते हैं हम वेंटिलेशन सिस्टम। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आएगा आगे भी। माइन सर्वे। माइन सर्वे किया जाता है, इसमें हम पोजीशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं, जगह निर्धारित करते हैं कि कहाँ कहाँ पे माइंस खुलनी चाहिए, कहाँ पे माइंस का मुनाफा देंगी, कहाँ हमको लॉस करेंगी, कहाँ से हम पास में आना जाने वाला जो रहता है सामान का वो कर सकते हैं, कहाँ पानी में रोक खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते माइंस, पानी वेस्ट जैसी जगहों पे, ये सब क्या करता है माइन सर्वे के अंदर आ जाता है। फिर आती है गैस। गैस मेन है। गैस तो हर जगह मिलेंगी खान के अंदर। अंडरग्राउंड जा रहे हो भैया तुम, वेंटिलेशन वहां अगर प्रॉपर नहीं है या वेंटिलेशन प्रॉपर है भी, तो वहां तुमको 9 प्रकार की गैस मिलती है। ओपन कास्ट में तो ये ज्यादा नहीं रहती, अंडरग्राउंड में बहुत रहती है। पहली हो गई तुम्हारी गरम गैस। गरम गैस से ही समझ आ रहा है, गरम टाइप थोड़ी सी रहती है गैस, इसको हम मीथेन बोलते हैं। इसको मीथेन रहता है, CH4 मतलब मीथेन, इंग्लिश में बता रहा हूँ। फिर आती है ठंडी गैस। ठंडी गैस में आती N2, नाइट्रोजन बोलते हैं जिसे हम CO2 बोलते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। गर्म गैस को हिंदी में इंग्लिश में फायर डैम बोलते हैं, और ठंडी गैस को इंग्लिश में ब्लैक डैम बोलते हैं। फिर आती है खूनी गैस। खूनी खूनी गैस, इसके अंदर अगर ज्यादा देर तक व्यक्ति रह लिया तो भैया उसका खात्मा या मरना तय है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाइट डैम। CO का कॉमन नेम क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। फिर आती खांसी गैस। खांसी आती है, इससे थोड़ी सी शायद खांसी आती है, एक बार पढ़ लेना ध्यान से। इसको नाइट्रस फ्यूम्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। खांसी गैस ये रहती है, इन्हें मिलाकर नाम नाइट्रस फ्यूम्स खांसी गैस दिया गया है। यह मुख्यतः मुख्यतः बारूद के ब्लास्टिंग के से उत्पन्न होती है। ये साफ साफ लिखा है ना यहाँ, इसे ध्यान से पढ़ना। फिर आती पोचा या सड़ी गैस, गंधक। फिर उसके बाद गंधक आई, इसको हम इंग्लिश में स्टिंक डैम बोलते हैं, जिसको H2S बोलते हैं। फिर आती है गंधक गैस। गंधक गैस मतलब गंध करती है जो, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो साफ साफ नाम लिखा हुआ है, और ये उसका फॉर्मूला है।
फिर आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। आग की गैस गॉब स्टिंक, कुछ गैसों का मिश्रण। आग लगते समय जब कई सारी गैसें मिल जाती है तब उसको गॉब स्टिंक बोलते हैं। विस्फोटक जनित गैस आफ्टर डैम, विस्फोटक जनित गैस इसको आफ्टर डैम गैस कहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स देख लो। फेस, फेस मतलब चेहरा मत समझ लेना। फेस मतलब माइंस के अंदर ये रहता है, जहाँ मेन हमारा काम होता है ना, उसको हम फेस बोलते हैं। बेंच, बेंच क्या होती है? बेंच मतलब बैठने वाली बेंच मत समझ। ओपन कास्ट माइंस अगर किसी ने देखा है तो वहां तुम लोगों ने स्पाइरल एंट्री देखी होंगे कई सारे, तो वहां ऐसी स्टेप बनी रहती है एंट्री करते टाइम, भैया ऐसा है फिर ये ऐसा है, फिर यहाँ पे मेन माइंस की खबर नहीं चलती रहती है। तो ये जो बना हुआ है ना, ये इसको हम सेफ्टी के लिए स्टेप्स बनाते हैं, उसे कहते हैं हम बेंच। फिर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग को तो कोई हर कोई जानता है ब्लास्टिंग क्या होती है, ब्लास्ट करना। हाँ, और हिंदी में याद रखना ब्लास्ट करने को क्या बोलते हैं, दगान। दगान होती, दगान माइंस के अंदर, इसको हम ब्लास्टिंग कहते हैं। फिर आती है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग ड्रिलिंग करना, होल्स या अर्थ में की जाने वाली खुदाई। अब ब्लास्ट करना है तुमको भैया, ब्लास्ट करना है तो ब्लास्ट करने के लिए भी तो तुमको खोदना पड़ेगा ना। तुम डेटोनेटर कार्टेज कहीं डालोगे ही नहीं और खुले में ब्लास्ट कर दोगे तो वो थोड़ी कलेक्ट ब्लास्टिंग में आ जाएगा। पत्थर है तुम्हारा जैसे, और पत्थर के अंदर तुमको पत्थर उड़ाना है। पत्थर के अंदर पहले ड्रिलिंग करोगे ना, छेद बनाओगे ना पत्थर के अंदर, तभी तो तुम पत्थर को उड़ा सकते हो। वो मेन उसी को बोलते हैं ड्रिलिंग, जिसको हम खुदाई बोलते हैं। मशीनों के द्वारा होती है ड्रिलिंग, इन दो मशीनें रहती है, परकसिव और रोटरी, वो तो आगे आएगा। फिर आती है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग मतलब आयरन ओर जो है उसको हम पिघला करके उसके अंदर से मिनरल निकाल लेते हैं, उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। फिर लीचिंग आता है, लीचिंग मतलब जो ओर को, ओर निकालने की जो प्रोसेस रहती है, मिनरल निकालने की जो प्रोसेस रहती है, वो सेम केमिकल रूप से की जाती है, केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसके अंदर कई सारे, उसको लीचिंग के अंदर कहा जाता है। फिर आता है टेलिंग, टेलिंग मतलब रहता है कचरा जो बच जाता है। बच जाता है मतलब तुमको बताता हूँ, जैसे एक सेकंड, कचरा जो बच जाता है हमारा निकल गया, और बाकी हमारा जो कचरा निकला ना, और नहीं मिनरल निकल गया, जो बाकी फिर कचरा बचा ना, उसको टेलिंग बोलते हैं। फिर आता है राइज, राइज में आता है नीचे से ऊपर खोदी हुई वर्टिकल रास्ता को राइज कहा जाता है। तुमको राइज बताता हूँ, जैसे तुमने ये बना दिया अपनी बोर्ड एंड पिलर मेथड, ठीक है, मैं तो अभी फिलहाल रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये तुम्हारा रफ डायग्राम बना दिया मैंने। अब अगर ऊपर जा रहे हो तो उसको राइज बोलते हैं, और नीचे जा रहे हो तो उसको डिप बोलते हैं। समझ गए? राइज का डिप का मतलब, टेलिंग का एक और बार बता देता हूँ। जो मिनरल्स है उसको हमने स्मेल्टिंग वेल्टिंग कर दी है, फिर उसको क्रश भी कर दिए, फिर उसके अंदर कुछ रॉक रहता है या वाटर रहता है, तो ये जो चीजें रहते हैं इसको हम टेलिंग बोलते हैं। टेलिंग मतलब वेस्ट। ये जो है टिपिकली लार्ज डैम्स या पॉन्ड्स में हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये जो
खराब जो कचरा रहता है ये भी भैया थोड़ा सा वो है ना, टॉक्सिक है, इसलिए हम उसको अलग जगह पे रखते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या है। रूफ बोल्टिंग क्या होता है? कि भैया तुम अंडरग्राउंड में जाकर के खुदाई कर रहे हो। हाँ, अंदर जा करके ऐसे खुदाई करते जा रहे, खुदाई करते जा रहे, खुदाई करते जा रहे, पीछे के तुम्हारे को ये जो है ऊपर की छत है, ये गिर भी तो सकती है। गिर सकती है तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी छत रहती है उसके अंदर हम नट कसते हैं। नट, ये ऐसे नट नहीं रहते, ये बहुत बड़े बड़े अंदर से रहते हैं। इसको हम देखो, ये पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न में हम ये नटों को कसते हैं इसके अंदर अंदर डाल करके, ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं इनकी। तो हम उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूफ बोल्टिंग बोलते हैं। छत को गिरने से बचाने के लिए बोल्ट्स और को रॉक्स के अंदर फिक्स करते हैं, उसे हम रूफ बोल्टिंग कहते हैं। जब ये प्रोसेस होते रहती है तब उसको शायद ड्रेसिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ रूफ। फिर आती है गैलरी। गैलरी मतलब फोन की गैलरी मत समझ लेना। गैलरी क्या होती है? ये इंक्लाइन टनल है या पैसेज है? टनल मतलब अंडरग्राउंड जाते हैं तो ये टनल रहती है। पैसेज है जो एसेंशियल रहता है और बॉडीज तक पहुंचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, माइनर्स के और मटेरियल के, और वेंटिलेशन के लिए भी गैलरी बहुत काम आती है। फॉर्मिंग नेटवर्क्स के लिए भी काम आती है, शाफ्ट से कनेक्ट करना है हमको सरफेस को तो। स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय टिम्बर और रॉक बोल्ट्स फॉर सेफ्टी। गैलरी का मैं अच्छे से समझाता हूँ तुमको। जैसे तुम अंडरग्राउंड जा रहे हो, ठीक है, ये एरो को ध्यान में मत रखना, ये तुम गए अंडरग्राउंड के अंदर, तो तुम यहाँ अंदर जा रहे हो और यहाँ पे वर्किंग चल रही है तुम्हारी, या फिर तुम्हारी वर्किंग चल रही है यहाँ पे। तो ये जो मेन रास्ते से तुम जा रहे हो ना, इसी को तुम गैलरी बोलोगे। यहाँ से तुम भी चले जाते हो, यहाँ से माल भी आना जाना कर सकता है, यहाँ से लोग बाग आना जाना कर सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन हो रहा है तुम्हारा जगह पे, हर जगह। यहाँ पे सपोर्ट है मेन, तो इसी को हम बोलते हैं गैलरी। अब ये फोटो देख रहे हो जैसे तुम, ये मेन गैलरी है, यहाँ से लोग बाग आना जाना करते हैं। यहीं पे शाफ्ट सिस्टम भी होगा कहीं आगे में, या फिर इंक्लाइन होगा। फिर गैलरी से ही हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं कि भैया तुमको इधर साइड काम करना है, तुमको उधर साइड काम करना है, तो सब गैलरी आ जाती है। ये रोमन पिलर, पिलर बनाए जाते हैं बेसिकली इसमें। ये मेथड हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट जो है उसके अंदर यही सब है, गोल्डन पिलर, रोमन पिलर। फिर आता है कर्तव्य वाले लोग, जिसके लिए हम ये डिप्लोमा की एग्जाम दे रहे हैं, जो हमको बनना है। फर्स्ट है ओवरमैन, जो देखता है माइनर्स की सेफ्टी को और देखता है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। फिर रहता है माइन सरदार, माइनिंग सरदार। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है जो जमीनी सुरक्षा, उत्पादन और श्रमिकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यह नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, गैस जैसे खतरों का पता लगाता है, आपातकालीन प्रतिक्रिया में समझौता करता है, रिकॉर्ड रखता है। सबसे खतरनाक काम तो इसी का है। इसका काम तो सेफ्टी डिसिप्लिन को मैनेज करना है। ये जो है माइनिंग सरदार, ये माइनिंग सरदारी जो है, हमारे वर्कर्स है ना, उनका पालन पोषण का देखता है कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन सा काम कर रहा है। गैस का पता लगाता है, खतरों का पता लगाता है, कौन, माइनिंग सरदार। और माइनिंग सरदार के ऊपर आता है हमारा ओवरमैन, ये रिकॉर्ड करता है और इसको बताता है। ओवरमैन का काम थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है और माइनिंग सरदार का काम थोड़ा स्ट्रेस वाला रहता है। कुछ कॉमन मशीन है, कुछ कॉमन मशीन मतलब लोड। पहली मशीन आ गई हमारी, लोड और डंप। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ किसका, सीएमआरआई का जो रोल था, उसके अंदर मैंने एक जेसीबी वाली टर्म को मेंशन किया था। अब ओपन कास्ट में तुम जेसीबी चला सकते हो, अंडरग्राउंड में कैसा करूंगा? अंडरग्राउंड में मशीन आती एलएचडी, एलएचडी मशीन आती है अंडरग्राउंड में। एलएचडी का काम रहता है क्या?
जेसीबी की तरह ही काम करती है मशीन, ये वाली मशीन जो आपको दिख रही है। उसका काम जेसीबी की तरह ही रहता है। जो सामान वामान निकालना रहता है या और वोर का निकालना रहता है, वो इसी से होता है। फिर आती है यूडीएम। यूडीएम मतलब यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। ड्रिलिंग के ऊपर मेनली फोकस रहता है इसका। कहीं पे बोल्ट्स वोल्ट्स के लिए कुछ बनाना है, उसकी अलग भी मशीन आती है, और यूडीएम से भी हो जाता है कई बार। तो ये ड्रिल करती है, ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल कर सकती है, और पोल बनाने के लिए ड्रिल कर सकती है, रूफ बोल्टिंग में ड्रिल काम का कर सकती है यूडीएम। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग रहता है अंडरग्राउंड माइंस में और ओपन कास्ट में। फिर आती है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन दिख रही है तुमको? ये दिख रहा है बंदा, और ये है इतनी बड़ी मशीन। सोच लो भैया, ये बंदा तो इतने का भी नहीं होगा। इतनी बड़ी मशीन है। अब इतनी बड़ी मशीन को तुम ओपन कास्ट में ही रख सकते हो? इतनी बड़ी मशीन को ओपन कास्ट में रख सकते हो? ये अंडरग्राउंड जा ही नहीं सकती। ये मशीन का काम, जैसे तुमने ओपन कास्ट बहुत बड़ी कर ली है, अब तुमको कुछ माल वाल निकालना है या बकेट, तुम्हारा जेसीबी जितना वाला रूल लोड वाला काम नहीं है तुम्हारे को। तो तुम्हारे को काम आती है ड्रैग लाइन मशीन। इसमें ये तार ऐसा लगा रहता है, और यहाँ एक बकेट रहती है। यहीं से सब कंट्रोल होता है, यहाँ ऑपरेटर बैठे रहता है। वो पूरा यहाँ से कंट्रोल कर लेता है कि भैया ये बकेट में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और निकालना है। जैसे ओवन कास्ट कई बार कई सारी बहुत डीप हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, ड्रैग लाइन से साम निकालते हैं पूरे और को। अगर अंदर मजदूर नहीं जाते हैं तो ड्रैग लाइन से और निकालते हैं। फिर कौन सी मशीन आती है आगे? बकेट व्हील एक्सकेवेटर। अगर भैया ये हर माइंस में आ गई, तो ओवरमैन और ये सब माइनिंग सरदारों का काम ही खत्म। जिसको ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली नहीं, ये मशीन ये। अब तुम यहाँ जेसीबी देख रहे हो, और ये देख रहे हो बकेट व्हील। जेसीबी दिख रहा है तुमको, और ये है बकेट व्हील। ये तो भैया पहाड़ खोदने वाली मशीन है। यहाँ बहुत सारे वो लगे रहते हैं जेसीबी के सामने में, जो लगे रहते हैं ना, जिससे हम माल उठाते हैं। और यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं। ये ऐसे 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 खोदते 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 पूरा पहाड़ खोद डालती है। 4 दिन 5 दिन में तो ये पूरा पहाड़ खोद डालेंगे बकेट व्हील एक्सकेवेटर। हाई क्वालिटी की माइन है ये, ज्यादातर उपयोग में नहीं ली जाती। बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है ये सब माइंस इनको करने के लिए। एक सेकंड ठीक कर देता हूँ। इसके लिए भी बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। ये तो तुमको ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है दिखना। इसके लिए भी बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है भैया। फिर आती है एस डी एल। एस डी एल। एस डी एल का मतलब होता है साइड डिस्चार्ज लोडर। ये भी छोटा सा लोडर टाइप रहता है, जो अंडरग्राउंड में काम आता है। इसके सामने भी तुम देख रहे हो, ये बकेट लगी हुई है, यहाँ बंदा बैठा है। ये भी सब सामान वामान और वो को सामान ले जाने में काम आता है, साइड डिस्चार्ज लोडर। बस इतना ही है यूनिट 1 में। अब आगे और डिटेल में हमको पढ़ना है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू। ये बना दिया मैंने चेहरा। कुछ अगर मैंने गलती से बताया हो या गलत बता दिया हो तो मेरे को माफ कर देना भैया, कि मैं भी खुद सेकंड ईयर वाला हूँ। सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम चल रहा है मेरा फिलहाल। फर्स्ट ईयर वाला छूँ मैं। और ये वीडियो बन रही है, टाइम इसलिए लिखता हूँ मेरे को याद रहेगा, 1:14 हो गया है। 22 जैन को ये वीडियो खत्म बना करके, अब इसको जब डालूंगा मैं तब तुम देख लेना। और थोड़ा सपोर्ट करो भैया, मेरे पास अभी यूनिट 1 डाल दिया हूँ मैंने। मेरा फर्स्ट वीडियो 12-13 के ऊपर लाइक नहीं गए, मतलब 12-13 के ऊपर मेरे वो नहीं गए हैं, व्यूज नहीं गए हैं। थोड़ा सपोर्ट करिए। बहुत जल्द सेकेंड यूनिट भी आएंगे अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो। उसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ठीक है तो बाय।